अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 और यहाँ पर हम आज न्यूक्लियस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है 1831 में, वाइल ही वाज रिसर्चिंग ऑन दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट सेल। और उस वक्त इसने उस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर को नोट किया और बाद में कह दिया कि ये जो है सेल का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन माना जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ सेल। जैसे हमारा जो जिस्म है, हमारे जिस्म को कंट्रोल करने वाला जो है हमारा ब्रेन, ठीक है। हमको नींद करनी है, हमको जागना है, हमको क्या काम करना है, हमको भूख लगी है कि नहीं, हमको जो है प्यास पानी पीना है कि नहीं, ये सारा हमको कौन बता रहा होता है? हमारा ब्रेन बता रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही सेल के भी फंक्शंस होते हैं। अब सेल को क्या करना है या क्या नहीं, उसको इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? ये न्यूक्लियस करेगा, सही है। अगर मैं दिखाऊं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस कुछ इस तरह से देखने में आएगा। ये सेल है, एनिमल सेल, और ये सेंटर में मौजूद है यहाँ पर। ये नहीं, ये तो न्यूक्लियोलस है। ये सारा जो है ये न्यूक्लियस है। अगर मैं, ये तो था एनिमल के सेल में, अगर मैं प्लांट के सेल में दिखाऊं तो यहाँ पर ये है। अब एनिमल सेल में वो मिल रहा था हमको सेंटर में, लेकिन प्लांट के सेल में ये हमको साइड में मिलता है, पेरिफेरल साइड में। वाई? क्यों? क्योंकि प्लांट के सेल में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है, और वैक्यूल ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। क्या समझ में आया? ओके। अगर मैं न्यूक्लियस के शेप के बारे में बात करना चाहूँ, न्यूक्लियस का शेप कैसे होता है, तो वो कुछ इस तरह से है। या तो वो हमको स्फेरिकल नज़र में आएगा, या तो वो ओवल इन शेप में होगा। और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो 2 लेयर्ड है। ये न्यूक्लियस इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है। इसका जो आउटर लेयर है एक इनर लेयर, इन दोनों लेयर के दरमियान में एक स्पेस मौजूद होता है जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें इसकी नेचर के बारे में, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है। इस वजह से इसका जो नेचर है वो लिपोप्रोटीन नेचर में है। कुछ सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और कुछ के अंदर ये 2 या 2 से ज़्यादा भी मौजूद होते हैं। जब सेल के अंदर न्यूक्लियस का तादाद जो 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो आप उसको सिनोसाइटिक कहोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे हम सेल को देखते हैं ना, ये अगर मैं सेल को ले आऊँ, ये सेल का बाहर वाला मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसको हम कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं। अब ये कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये नंबर ऑफ फाइन स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। यहाँ पर फाइन बिल्कुल छोटे, बिल्कुल पतले, बारीक स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं और वो नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ पर ये नेटवर्क की फॉर्म में नज़र में आ रहे हैं हमें। इस नेटवर्क को क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है, या इसको न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहा जाता है। और ये जो नेटवर्क है, क्रोमेटिन नेटवर्क या न्यूक्लियर रेटिकुलम, ये कंपोज्ड हुआ होता है किससे? डीएनए, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। अब ये ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो उस वक्त न्यूक्लियस कुछ हमें इस तरह से, उसके अंदर जो नेटवर्क है वो कुछ इस तरह से नज़र में आएगा। लेकिन जब ये डिवाइड कर जाता है, जब ये सेल डिवाइड करता है, जब इसको 1 से 2 सेल में जाना होता है, तो ये न्यूक्लियर रेटिकुलम जो है ये टूट पड़ता है।
ये नंबर क्रोमोसोम इसका जो ये जो रेटिकुलम है ना, न्यूक्लियर रेटिकुलम या क्रोमेटिन, ये क्रोमोसोम से बना हुआ है। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन नेटवर्क टूटता है क्रोमोसोम में, जैसे यहाँ पर ये जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था उस वक्त कुछ ऐसे था, और जब सेल डिवाइड करने लगा है तो अब ये कुछ ये जो नेटवर्क है ये सारा टूट गया और इस तरह से नज़र में है। और जब ये टूटेगा ना उस वक्त क्रोमोसोम जो है ये पेरिफेरल साइड में चले जाएंगे, इसका सेंटर बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है। और देखें यहाँ पर इसको मैंने नहीं बताया, ये न्यूक्लियोलस है इसके अंदर मौजूद। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है ये आगे देखते हैं। न्यूक्लियोलस असल में राइबोसोम्स बनाता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं ना, ये राइबोसोम्स हैं। और ये राइबोसोम्स कहाँ से आते हैं? ये इसे न्यूक्लियोलस से आते हैं, न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक है, ओके। अब जब ये सेल डिवाइड कर रहा है तो उस वक्त एक तो ये टूट रहा है, ये जो है न्यूक्लियर रेटिकुलम जो है ये सारा टूटेगा नेटवर्क, और ये न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। देखें यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। ये हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस में, ठीक है। अगर मैं आगे चलूँ, क्रोमोसोम की मैंने बात की, ये जो यहाँ पर दिखाए हैं ये क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम क्रोमोसोम के बारे में जानने की कोशिश करें तो वो इस तरह से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी मैंने बताया वो सारा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ नहीं बताया मैंने, ये जो मेम्ब्रेन जो है ना ये कंप्लीट बैरियर नहीं है, इसमें यहाँ पर ये छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं, ये होल्स मौजूद हैं। ये क्यों मौजूद होते हैं, ये वो पोर क्यों हैं? ये इस वजह से हैं ताकि न्यूक्लियस के अंदर से मैसेजेस साइटोप्लाज्म तक आ सकें। मैंने कहा ना, सेल क्या फंक्शन करना है सेल को या क्या नहीं, वो सारा कंट्रोल कौन करेगा? ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस कैसे करेगा? न्यूक्लियस से मैसेजेस जाएंगे बाहर। अगर एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम से कोई काम करवाना है तो उसके पास जाएगा, अगर गाल्जी बॉडी से कोई काम करवाना है तो उसके पास जाएगा, अगर लाइसोसोम को किसी भी ऑर्गेनील्स के अगर कोई काम किसी भी ऑर्गेनील से करवाना है तो मैसेज कहाँ से जाएगा? इस न्यूक्लियस से जाएगा। तो न्यूक्लियस से जाने के लिए ये पोर्स मौजूद हैं और वो लेकर जाता है, वो सारा ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन है, ये हम आगे पढ़ेंगे क्रोमोसोम के चैप्टर में। ओके, ये क्रोमोसोम को देखेंगे अब हम, क्रोमोसोम किस तरह से दिखता है, क्या है क्या नहीं है। एक जो क्रोमोसोम जो होता है टिपिकल क्रोमोसोम, उसके दो पार्ट। इसको देखें आप पहले सेंट्रोमेयर को। ये जो सेंट्रोमेयर जहाँ पर मौजूद है, ठीक है, उससे नीचे या उससे ऊपर जो पार्ट होगा उसको आर्म कहा जाएगा। अब इस सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये आर्म है। अच्छा, ये आर्म तो है, लेकिन फिर ये क्या है? ये भी आर्म है, ठीक है। जहाँ पर क्रोमोसोम एक साथ ये एक क्रोमोसोम ही है। अब एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बना हुआ होता है। ये एक क्रोमेटिड ये वाला है सारा, और दूसरा क्रोमेटिड ये वाला है सारा। जहाँ पर क्रोमेटिड कंबाइंड होते हैं उसको आप सेंट्रोमेयर कहते हो। सेंट्रोमेयर हेल्प इन ज्वाइनिंग दी टू क्रोमेटिड्स, दो क्रोमेटिड को ज्वाइन करके रखता है कौन? ये सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर खुद बना हुआ होता है दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप काइनेटोकोर कहते हो, काइनेटोकोर, ठीक है, या काइनेटोचोर भी बोला जाता है इसको। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? असल में जब सेल डिवाइड करेगा ना माइटोसिस के दौरान, सेंट्रोइल से फाइबर्स निकलते हैं, कंटिन्यूस फाइबर, डिसकंटिन्यूस फाइबर और एस्ट्रल रेज। डिसकंटिन्यूस फाइबर आकर इन काइनेटोकोर से अटैच होते हैं और फिर ये कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये काइनेटोकोर का काम ये होता है। अब अगर थोड़ा सा आगे चलें तो एक तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम अटैच्ड है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट भी होता है ये वाला,
इस पॉइंट को ये हर क्रोमोसोम में नहीं होता, कुछ क्रोमोसोम में होता है। इसको आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहोगे, कह सकते हो, या इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं हम। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम का पार्ट है, ये क्रोमेटिड है। ये सेम क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के। तो इन दोनों क्रोमेटिड को आप क्या कहोगे? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे हम इन्हें? सिस्टर क्रोमेटिड। ये रहा सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर इसके साथ एक दूसरा क्रोमोसोम हो, जैसे ये वाला है, अब ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये और ये जो क्रोमेटिड हैं ये तो एक क्रोमोसोम के पार्ट हैं, लेकिन ये और ये दोनों सेपरेट है। ये क्रोमेटिड जो है इस क्रोमोसोम का है और ये वाला क्रोमेटिड इसका है। तो इन दोनों क्रोमेटिड को आप क्या कहोगे? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये नॉन सिस्टर हैं, या आप इनको कज़न क्रोमेटिड भी कहते हो, कहा जाता है, कज़न क्रोमेटिड भी बोला जाता है। समझ में आया इतना? अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, क्रोमोसोम की टाइप के बारे में बात करूँ तो, अच्छा ये था, ये मैंने बनाया था, इसकी तरह दिखता है ना ये वाला। ओके, तो अब क्रोमोसोम की टाइप के बारे में बात करना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर कौन सा है? सेंट्रोमेयर ये वाला, ओ ये, ठीक है। इस सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। जो पहला जो टाइप है क्रोमोसोम का वो है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होगा? क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर सेंटर में मौजूद होता है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का वो टाइप है जिसमें क्रोमोसोम के दोनों आर्म जो है आपस में बराबर होते हैं। देखें, ये वाला जो आर्म है और ये वाला आर्म दोनों बराबर में नज़र में आ रहे हैं, बराबर हैं। और दूसरा है, अच्छा इसको आप अगर मैं इसको यहाँ से खींचूंगा सीधा करके, यहाँ से पकड़ के, और अगर मैं इसको यूँ खींचूँ तो ये मुझे किस तरह से नज़र में आएगा? इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट में ये वी टाइप लगता है हमें। ओके, उसके बाद सब मेटासेंट्रिक है इसका टाइप। ये जो सब मेटासेंट्रिक है इसमें क्रोमोसोम का ये 2 डेफिनेशन है यहाँ पर भी। वो टाइप क्रोमोसोम का जिसमें सेंट्रोमेयर सेंटर के करीब होगा। सेंटर इसका कहाँ तक नज़र में आ रहा है? सेंटर इसका ये वाला होगा, ये, लेकिन सेंटर के करीब है, मतलब सेंटर में नहीं है, सेंटर के थोड़ा सा, सेंटर से थोड़ा दूर है, ठीक है ना। तो इसको आप सब मेटासेंट्रिक कहोगे, ठीक है। या दूसरा डेफिनेशन ये है, क्रोमोसोम का वो टाइप जिसमें क्रोमोसोम के दोनों आर्म आपस में बराबर नहीं हो, बराबर ना हो। ओके, और तीसरा टाइप है एक्रोसेंट्रिक, या इसको दूसरा या इसको सब टीलोसेंट्रिक भी बोला जाता है। अब एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक में क्या होगा? द टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर लाइज नियर टू द एंड। सेंट्रोमेयर कहाँ पर हो? एंड के करीब होगा, एंड में नहीं होगा। टीलो बोला जाता है एंड को, ठीक है ना। तो एंड के करीब है लेकिन एंड में नहीं है, तो इसको आप एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक भी कहते हो। टीलो एंड और सब मतलब उसके सब बोला जाता है ना, जैसे छोटा सा होता है, ठीक है, ऐसे ही। तो ये इसके एंड के करीब है, एंड में नहीं है। या इसका दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं, द टाइप ऑफ अ क्रोमोसोम इन विच वन आर्म इज़ वेरी लॉन्ग वाइल द अदर इज़ वेरी शॉर्ट। एक ज़्यादा बड़ा होगा जैसे ये है, और दूसरा बिल्कुल ही छोटा होगा। और टीलोसेंट्रिक को अगर देखें तो टीलोसेंट्रिक बिल्कुल ही आसान है। इसमें एक आर्म होता है, दूसरा आर्म नहीं होता। और ये जो लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? वो है एंड के ऊपर, बिल्कुल ऊपर। अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ये जो पेज जो आपके सामने नज़र में आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये टाइप पूछे गए हैं एंटी टेस्ट में।
ये टाइप सीधा दे देते हैं, ये स्ट्रक्चर सामने देकर पूछते हैं कि ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, ये क्या कौन सा टाइप है क्रोमोसोम का। 2019 में ये वाला आया था, ये एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक आया था। ये बिल्कुल बना के भी सामने रखा था और पूछ रहे थे ये कौन सा है। ठीक है, तो ये इसको ज़रूर याद रखें। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। अगर मैं टाइप दिखाऊं तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखें, ये सारे लेंथ में बराबर हैं। अब यहाँ पर ये सेंट्रोमेयर सेंटर में मौजूद है, यहाँ पर सेंटर से थोड़ा ऊपर है, और यहाँ पर एंड के करीब है, और यहाँ पर बिल्कुल एंड में मौजूद है। ठीक है, ये था आपका आपकी न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है ना, न्यूक्लियस में अब और कुछ नहीं रह रहा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।